जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस के बारे में। तो देखिए, मिड अक्टूबर 1943 आते आते जो है लॉर्ड लिलिथिगो को जो है रिप्लेस कर दिया था लॉर्ड वेवेल ने। अब लॉर्ड वेवेल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। और जब लॉर्ड वेवेल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं तो इनके टाइम पीरियड पे इंडिया में जो है बहुत डिस्टर्बेंस रहता है। और उस टाइम पे जो है कम्युनल जो है डिस्टर्बेंस हम भी जो है वो हमको देखने को मिलता है। वहीं एक तरफ जहाँ जो कांग्रेस रहती है वो डिमांड करती है क्विट इंडिया का। ठीक है, क्विट इंडिया का डिमांड करती है कांग्रेस, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है मुस्लिम ये डिमांड करते हैं, जो मुस्लिम लीग है वो ये डिमांड करती है कि डिवाइड एंड क्विट, यानी कि डिवीज़न करो, पाकिस्तान जो है एक अलग कंट्री बनाओ और उसके बाद जो है क्विट करो। तो एक तरफ जो है मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ जो है इस डिमांड को जो है बिहार के जो प्रोविंशियल मुस्लिम लीग थी बिहार की, उसका जो है सपोर्ट जो है मिल रहा था मुस्लिम लीग को। और 1944-45 आते आते जो क्या होता है कि जब कुछ फ्रीडम फाइटर्स को रिलीज़ कर दिया जाता है तो फिर से जो है जो कंस्ट्रक्टिव वर्क और जो सोशल सर्विसेज का जो वर्क है वो फिर से वो स्टार्ट हो जाता है फ्रीडम फाइटर्स के रिलीज़ होने के बाद। जैसे कस्तूरबा फंड जो है उसका कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है और साथ ही साथ जो खादी की सेल है वो भी कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, तो जो कस्तूरबा फंड है वो स्टार्ट हो गया और जो खादी की जो सेल है वो यहाँ पे कंटिन्यू हो जाती है जब फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं उसके बाद। और बिहार में जो है लोगों के द्वारा जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, गांधी डे सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल वीक एंड द एनिवर्सरी ऑफ 9 अगस्त 1942, ये सभी जो है सेलिब्रेट किया जाता है। कमेंट में आप बताइएगा कि 9 अगस्त 1942 ये डेट जो है क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इस दिन जो है क्या हुआ था। तो देखिए, गांधी जी को जो है रिलीज़ कर दिया जाता है हेल्थ के ग्राउंड्स पे। गांधी जी का जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है मई 1944 में। तो गांधी जी जो है 1944 में जो है रिलीज़ कर दिए जाते हैं। और उसके बाद इनके गांधी जी के रिलीज़ होने के बाद जो है जो अंग्रेज़ हैं उनके साथ फिर से नेगोशिएशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और नेगोशिएशन के का जो रिज़ल्ट है वो निकलता है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो पास करती है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। और उसके बाद जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो जो इलेक्शंस हैं और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस हैं वो 1945-46 में जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो डिसाइड करती है कि वो इलेक्शन जो है वो लड़ेगी और कांग्रेस जो है इस इलेक्शन में जो है कई सीटें जीतती है। दिसंबर के महीने में 1945 में जो है जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो उसमें से बिहार की 10 सीटें रहती हैं सेंट्रल असेंबली में, जिसमें से कांग्रेस जो है 6 सीटें जो है वो हासिल कर लेती है। और उसके बाद मार्च 1946 आते आते जो फाइनल पोजीशन रहती है बिहार के लेजिस्लेचर की, उसमें टोटल 152 मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, तो बिहार के लेजिस्लेचर में यहाँ पे 152 मेंबर्स रहते हैं। 30 मार्च को जो है गवर्नर ऑफ बिहार फॉर्मली आज द श्री कृष्ण सिन्हा टू फॉर्म ए मिनिस्ट्री। तो 30 मार्च को जो है बिहार के गवर्नर श्री कृष्ण सिंह जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री फॉर्म करने के लिए, मिनिस्ट्री बनाने के लिए। और उसके बाद श्री कृष्ण सिन्हा जी, अनुग्रह नारायण सिन्हा और सैयद महमूद, ये लोग जो है वो शपथ लेते हैं ऑफिस एंड सेक्रेसी की। और उसी दिन जो है 11 बजे क्या होता है कि जगलाल चौधरी को जो है रिलीज़ कर दिया जाता है जेल से और जगलाल चौधरी जी बन जाते हैं चौथे मिनिस्टर बिहार के। और उसके कुछ दिन बाद ही जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो एक्सपेंड हो जाती है और इसमें 5 और जो है मेंबर्स इसमें ऐड होते हैं, जिसमें रामचरित्र सिंह, आचार्य बद्रीनाथ वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, पंडित विनोदानंद झा, अब्दुल कयूम अंसारी, ये 5 जो और मिनिस्टर्स हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कांग्रेस की जो सोशलिस्ट पार्टी रहती है उसके ऊपर जो बैन लगाया गया रहता है, उस बैन को 12 अप्रैल 1946 को जो है उस बैन को हटा लिया जाता है और जयप्रकाश नारायण जी को जो है रिहा कर दिया जाता है, जेल से रिलीज़ कर दिया जाता है। जयप्रकाश नारायण जी के रिलीज़ होने के बाद जो है लोगों के द्वारा पटना में जो है लोगों के द्वारा उनका जो है हार्टली वेलकम किया जाता है, स्वागत किया जाता है। और यहाँ पे इनके द्वारा जो है एक स्पीच भी डिलीवर की जाती है और उस स्पीच को जो है लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी रहती है वो जो है उसका कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ नहीं हो पाता है। और उसके बाद जो अरबिंदो बोस हैं वो जो है टूर करते हैं मुंगेर का, पटना का, मुजफ्फरपुर का, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल 1946। 1946 में के दौरान जो है अरबिंदो बोस जो हैं वो मुंगेर, पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का जो है वो टूर करते हैं।
और इस टूर के दौरान जो है वो जहाँ जहाँ भी लोगों से मिलते हैं वो अपने पार्टी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। द बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक लीडर शीलभद्र याजी भी जो है इस दौरान एक्टिव रहते हैं। 1946 में जब लेबर गवर्नमेंट है वो पावर में आती है जब इंग्लैंड में, तो मिस्टर एटली बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मिस्टर एटली बनते हैं प्राइम मिनिस्टर 1946 में, लेबर गवर्नमेंट के पावर में आने के बाद। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है कि एक कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो इंडिया में जो है भेजती है, ताकि जो यहाँ पे पॉलिटिकल डेडलॉक लगा हुआ है उसको रिमूव किया जा सके, उसको सॉल्व किया जा सके। तो अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में। तो 24 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन प्लान जो है भेजा जाता है इंडिया में, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस रहते हैं। यह नाम याद रखिएगा, नाम जो है कई बार बीपीएससी में पूछता है। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हैं, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं, एवी अलेक्जेंडर हैं। ये लोग जो है वो जो है इंडिया आते हैं, और इनका मेन कैबिनेट मिशन प्लान का मेन गोल ये रहता है कि जल्दी से जल्दी जो है इंडिया को फ्रीडम दिया जा सके। तो कैबिनेट प्लान का जो रिकमेंडेशन है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला रिकमेंडेशन ये रहता है कि एक इंडिया को जो है यूनियन ऑफ इंडिया जो है बनाया जाएगा, और जिसमें जो है ब्रिटिश इंडिया है उसके साथ साथ जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे वो भी होंगे। और उसके बाद वो कुछ सब्जेक्ट के साथ जो है डील कर सकता है, जैसे फॉरेन अफेयर्स हो गया, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इन सब सब्जेक्ट से जो है वो डील कर सकता है। उसके बाद कहा गया कि जो प्रोविंसेस हैं यानी जो स्टेट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप में जो है उनको कैटेगराइज किया जाएगा, रखा जाएगा। तीसरा रिकमेंडेशन कैबिनेट मिशन ये देता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका फॉर्मेशन किया जाएगा। लेकिन जो ये कैबिनेट मिशन का जो प्रपोजल है ये जो है किसी भी पार्टी को या किसी भी लोग को जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस जो है अब यहाँ पे एग्री करती है कि ठीक है हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में जो है कांग्रेस जो है पार्टिसिपेट करती है, लेकिन कहती है कि हम जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इलेक्शन तो लड़ती है लेकिन यहाँ पे जो है इंटरिम गवर्नमेंट है उसको ज्वाइन नहीं करती है। और जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन है वो जून 1946 आते आते जो है ख़त्म हो जाता है। कांग्रेस के नॉमिनीज़ रहते हैं बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह जो बाद में चल के बिहार का चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ऑनरेबल मिस्टर अब्दुल कयूम अंसारी, श्रीमती नायडू, और इनके साथ 4 और लेडीज़ जो है बिहार के इस कांग्रेस के नॉमिनी में शामिल रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में। तो देखिए मुस्लिम लीग भी जो है वो कैबिनेट मिशन का जो प्रपोजल रहता है उसको रिजेक्ट कर देती है, और जो मुस्लिम लीग है वो मुस्लिमों से कहती है डायरेक्ट एक्शन करने के लिए। तो 16 अगस्त 1946 को क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन डे जो है पूरे कंट्री में ऑब्जर्व किया जाता है। और इस दौरान जो है कलकत्ता में जो है हमको बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलता है। और जो एक न्यूज़पेपर है द स्टेट्समैन, इस न्यूज़पेपर में जो है इस एक्ट को कहा गया है ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स। तो यहाँ जो है बहुत लोग मारे जाते हैं, लार्ज स्केल पे जो है ढाका में वायलेंस होता है, नोआखली में वायलेंस होता है, और टिपरिया में वायलेंस होता है। और इसकी वजह से जो है वॉलेंट्री एक्शन बिहार में भी देखने को मिलता है अक्टूबर के एंड आते आते। और धीरे धीरे जो ये वॉलेंट एक्शन है ये एक कम्युनल डिस्टर्बेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से जो है मुस्लिमों को जो है हैवी लॉस और कैजुअलिटीज़ जो है सफ़र करना पड़ता है बिहार में। उसके बाद एक इमीडिएट टूर होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और कुछ और लीडर्स का। ठीक है, बिहार के जो अफेक्टेड एरियाज़ है वहाँ पे। और उसके बाद जो है इन लीडर्स के द्वारा कोशिश ये की जाती है कि जो ये कम्युनल राइट्स हो रहे हैं उनको जो है कंट्रोल किया जा सके, उनको कम किया जा सके। तो ये सब राइट होने के बाद जो है महात्मा गांधी के जो उनका जो मिशन है पीस का, हारमनी का बिहार में, तो उसके बाद धीरे धीरे जो है हमको इस कम्युनल मैडनेस में जो है स्लो डाउन देखने को मिलता है, कम्युनल राइट्स में जो है यहाँ पे कमी धीरे धीरे आ जाती है। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को इन द लाइब्रेरी ऑफ द काउंसिल चैम्बर। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ द काउंसिल चैम्बर में जो है दिसंबर 9, 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है, और इसके प्रेसिडेंट जो है नियुक्त किए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़े रहते हैं, सबसे एल्डर रहते हैं।
and he was one of the most brilliant representative of Indian liberal statesmanship, और इनको जो है ग्रेट सन ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं। ये कमेटी जो है क्या करती है, देखिए यहाँ पे इसके बाद इस असेंबली में जो है एक कमेटी का गठन किया जाता है, और उस कमेटी में जो है 15 मेंबर्स रहते हैं। तो ये 15 मेंबर्स जो हैं वो जो है बाद में रूल्स फ्रेम करते हैं कि जो हाउस का बिज़नेस है उसका रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से जो है हाउस काम करेगा। और इस कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया जाता है। वहीं मुस्लिम लीग जो है वो डिसाइड करती है कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करेगी, लेकिन बाद में 20 फरवरी 1947 को मिस्टर एटली जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के, वो ये डिक्लेयर करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है वो ये है कि जून 1948 के बाद ही जो है इंडिया को आज़ादी दी जाएगी। लेकिन उसके बाद जो क्या होता है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो इंडिया आते हैं लॉर्ड वेवल के बाद, ठीक है। लॉर्ड वेवल के बाद जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो इंडिया के गवर्नर जनरल बनते हैं, और ये जो हैं इनकी वजह से जो इंडिया का जो ये इंडिपेंडेंस का जो एक्ट है वो एक्सलेट होता है, उसमें तेज़ी आती है, और 3 जून 1947 को जो है ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो पास करते हैं। और साथ ही साथ ये प्रोसीजर भी जो है आउटलाइन करते हैं कि कैसे जो पावर का जो ट्रांसफ़र है वो इंडियंस को कैसे पावर का ट्रांसफ़र मतलब कैसे दिया जाएगा, ठीक है, और किस किस सर्कमस्टेंसेस के अंडर में जो है ये दिया जाएगा। तो पार्टीशन के साथ जो है ये इंडिपेंडेंस का प्लान जो है वो लेके आते हैं, यानी इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है आज़ादी दी जाएगी। कांग्रेस जो है इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, कांग्रेस जो है वो इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं जो सोशलिस्ट और जो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी रहती है वो इस प्लान को जो है डिसअप्रूव करती है, और कहती है कि ये जो कॉम्प्रोमाइज़ करने का जो तरीका है वो बहुत गलत है। पीपल ऑफ बिहार रिग्रेटेड द डिवीज़न ऑफ द कंट्री, ठीक है, लोगों को तो बुरा लग ही रहा था, लेकिन आज़ादी जो है वो मिल रही थी, इसी तरीके से मिल रही थी। तो उस समय तो यही था कि जल्दी से जल्दी जो है इंडिया कैसे भी आज़ाद हो जाए। तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो जाती है, और बिहार में लोग जो है वो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, पूरे इंडिया में इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो लोगों के अंदर जो है इस बात की खुशी थी कि इतने बलिदानों और इतने त्याग के बाद जो है वो हमें जो है आज़ादी मिल गई। श्री जयराम दौलतराम जो है ये गवर्नर के रूप में जो है शपथ लेते हैं बिहार में एट द मिडनाइट ऑफ 14 अगस्त। वहीं 15 अगस्त की दोपहर को जो है मार्टियस मेमोरियल का जो है नींव रखा जाता है, जहाँ पे जो 7 बच्चे जो है शहीद हुए थे, तो उन्हीं की याद में जो है मार्टियस मेमोरियल का नींव जो है वो पटना में रखा जाता है सेक्रेटरीट के सामने। तो पटना में जो ये मार्टियस मेमोरियल है इसका फाउंडेशन किसने किया, इसकी नींव किसने रखी थी, तो श्री जयराम दास दौलतराम जी ने जो है इसकी नींव रखी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीजेंट मूवमेंट के बारे में। तो देखिए 1922-1923 के दौरान जो है मोहम्मद ज़ुबैर और श्री कृष्ण सिंह जी फॉर्म करते हैं किसान सभा मुंगेर में, ठीक है। मुंगेर में जो है किसान सभा का गठन करते हैं कौन कौन, तो याद रखिएगा मोहम्मद ज़ुबैर और श्री कृष्ण सिंह। 1922-23 में जो है किसान सभा का गठन किया जाता है, और 4 मार्च को जो है एक किसान सभा का गठन होता है बिहटा में, जो कि पटना में पड़ता है, और इसका गठन करते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। वहीं 1929 में जो है सोनपुर बिहार में प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया जाता है, और इसका गठन भी स्वामी सहजानंद सरस्वती करते हैं, और यहाँ पे जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और श्री कृष्ण सिंह जी इसके सेक्रेटरी बन जाते हैं। जो बिहार की जो प्रोविंशियल किसान सभा बनी उसके याद रखिएगा प्रेसिडेंट कौन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं, और जो उसके सेक्रेटरी हैं वो श्री कृष्ण सिंह जी हैं। किसान सभा से जुड़े हुए और कुछ लोग हैं जिसमें राहुल संकृतायन, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंदन शर्मा और पंचानन शर्मा, ये लोग भी जो हैं वो किसान सभा के मेंबर्स रहते हैं। 1526 में जो है कार्यानंद शर्मा जो है वो बरहिया तल, या जिसको बख्शत मूवमेंट बोलते हैं, तो बख्शत मूवमेंट की शुरुआत करते हैं कार्यानंद शर्मा 1526 में, मुंगेर में जो है इसकी शुरुआत होती है। 1936 को जो है ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया जाता है लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा, और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जो हैं ये इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के जो पहले प्रेसिडेंट हैं वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी बनाए जाते हैं। 1936 में जो है इसका गठन किया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे लेबर मूवमेंट के बारे में। तो दिसंबर 1919 में जो है जमशेदपुर में और जमालपुर में जो है जो लेबर्स होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं। जो जमशेदपुर का जो वर्कर्स एसोसिएशन है, इसका गठन 1920 को किया जाता है और इसके लीडर हैं एस.एन. हलदर और व्योमकेश चक्रवर्ती। तो व्योमकेश चक्रवर्ती और एस.एन. हलदर जो है ये जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं 1920 में। जमशेदपुर लेबर फाउंडेशन का गठन होता है 1929 में और इसके लीडर रहते हैं मानेक होमी। वहीं 1929 में जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो इलेक्ट होते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, तो झरिया में जो है नेहरू जी को जो है प्रेसिडेंट बनाया जाता है 1929 में। सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, ये लोग जो है इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं जो कि लेबर मूवमेंट से जुड़े हुए थे। वहीं जयप्रकाश नारायण जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में 1910 में, जब वो जमशेदपुर में जो है मजदूरों के पक्ष में जो है स्पीच दे रहे थे, तो वहाँ पे जो है इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वुमेन का क्या रोल रहा फ्रीडम स्ट्रगल में बिहार में। तो देखिए वुमेन जो बिहार में जो मेन लीडर्स थी, वुमेन लीडर्स, उसमें राजबंशी देवी, प्रभावती देवी, जनक दुलारी ठकुरानी, भागवती देवी, अपाला, भारती सरस्वती देवी और साधना देवी, राधिका देवी और शायबाला राय, इन लोगों का नाम जो आता है। सरला देवी और सावित्री देवी जो है इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सरला देवी ने जो है बिहार के स्टूडेंट से कहा था बॉयकॉट करने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स को और कॉलेजेस को बॉयकॉट करने के लिए। ठीक है, सरला देवी जी ने कहा था। वहीं सावित्री देवी जी ने जो है बॉयकॉट किया था। प्रिंस ऑफ वेल्स जब पटना विजिट किए थे तो उनको उनके आगमन में जो है उस चीज़ को बॉयकॉट किया था। ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शील बाला रील द सॉल्ट सत्याग्रह इन द संथाल परगना। तो सील बाला जी के द्वारा जो है सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया था संथाल परगना में। और ड्यूरिंग दिस मूवमेंट सरस्वती देवी, द प्रेसिडेंट ऑफ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी एंड साधना देवी वर अरेस्टेड। और इसी दौरान जो है सरस्वती देवी और साधना देवी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, जो सॉल्ट लॉ था उसको तोड़ने के लिए। और वुमेन्स का जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिलता है इन पिक्टिंग ऑफ शॉप्स, ठीक है, अल्कोहल सेल करने में, एंड डिमॉन्स्ट्रेशन एंड अगेंस्ट फ्रीडम क्लॉथ्स, जो फॉरेन क्लॉथ्स है उसके अगेंस्ट की फॉरेन क्लॉथ का जो है त्याग करिए, बॉयकॉट करिए। तो इसमें भी जो है वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। और इसी मोमेंट में जो है मिसेस ज़ुबैर हैं मुंगेर की, ये अबेंडन करती हैं पर्दा सिस्टम, ठीक है, पर्दा सिस्टम का विरोध करती हैं और उसके बाद जो है जो भी बिहार में जो मूवमेंट्स हो रहे थे उसमें एक्टिवली ये पार्टिसिपेट करती हैं। राम स्वरूप देवी जो है ये एक गांव से दूसरे गांव जो है ट्रैवल करती हैं और लोगों को इनकरेज करती हैं कि आप जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करिए। बाद में इनको जो है अरेस्ट कर दिया जाता है और भागलपुर के जेल में जो है इनको बंद कर दिया जाता है। मूवमेंट के दौरान जो है साधना देवी जो है एक्टिव रहती हैं संथाल परगना में और चंद्रावती देवी जो है वो एक्टिव रहती हैं गया में। मार्च 1931 को जो है कुसुम देवी एक प्रोवोकिंग स्पीच जो है डिलीवर करती हैं। जब मतलब भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु जब शहीद हो जाते हैं तो उसके बाद जो है कुसुम देवी जी के द्वारा जो है एक प्रोवोकिंग स्पीच जो है वो डिलीवर किया जाता है। वहीं 26 जनवरी 1933 को 7 महिलाएं जिसमें राजवंशी देवी और चंद्रावती देवी शामिल रहती हैं, इनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि ये लोग जो है वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और 11 अगस्त 1942 को सरस्वती देवी जो है वो शिमला पोजीशंस करती हैं हैदराबाद में और सरस्वती देवी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और इनको जो है जब भागलपुर जेल की तरफ ले जाते हैं लोग, तो यहाँ पे क्या होता है कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं जो इनको छुड़ा देते हैं और लेकिन बाद में फिर से जो है इनको बाद में दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं जीरियावती देवी जो रहती हैं वो एक पुलिसमैन को जो है गोली मार देती हैं। शांता देवी छपरा में जो है एक मास मीटिंग कंडक्ट करती हैं, बहुत लोगों को इकट्ठा करके जो है वहाँ पे लोगों को जो है मोटिवेट करने के लिए स्पीच देती हैं, जागरूक करने के लिए स्पीच देती हैं। शरद एंड सरस्वती वर इम्प्रिजन फॉर ट्राइंग टू हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग इन दिगरवा। तो दिगरवा में जो है अपना नेशनल फ्लैग फहराने के लिए, तिरंगा जो है फहराने के लिए इन लोगों को जो है जेल में बंद कर दिया जाता है। जाम्बवती देवी एंड प्रभावती देवी लेड अ ह्यूज पोजीशन इन दुमका। इनके द्वारा जो है एक ह्यूज पोजीशन जो है दुमका में शुरुआत की जाती है।
शारदा देवी एंड उषा रानी मुखर्जी, ये भी लोग जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं किस में, तो ये लोग भी जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। साथ ही साथ राम स्वरूप देवी और सुधा कुमारी शर्मा, भवानी मल्होत्रा, ये लोग जो है जो भी मूवमेंट्स हो रहे होते हैं बिहार में उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। श्रुति देवी और राधिका देवी जो है बाइसिकल मार्च जो है की शुरुआत करती हैं वैशाली में। बाइसिकल मार्च की जो है शुरुआत करती हैं श्रुति देवी और राधिका देवी। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।